दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था गौतम अडानी को लेकर कि अमेरिका की जो एस ई है, SEC, जिसको वहाँ की जैसे हमारे यहाँ सेबी है, ऐसी अमेरिका में SEC है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है। तो उन्होंने अडानी को 2 बार नोटिस इशू किया था, जो भारत सरकार ने तामील नहीं किया। तो उन्होंने अब अमेरिका की एक अदालत में गए और कहा कि अडानी के खिलाफ हमें डायरेक्ट नोटिस भेजने की अनुमति दीजिए। तो इस पर अडानी ने पहली बार, यानी 14 महीने में पहली बार, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने अमेरिका की कोर्ट में दस्तावेज पेश किए और उनसे कहा है कि हमारी बातचीत चल रही है SEC से, तो कोई उनको समन जारी न किया जाए। इस मामला क्या है, इस पर हम पूरी बात करते हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने गौतम अडानी की बड़ी आलोचना की थी और बड़े उनको ऐसे लग रहा था कि सारा देश उनका दुश्मन हो गया, उनके पीछे पड़ा हुआ है कि उनको जेल डालना चाहिए। देखिए, मैं अपना मेरा पक्ष स्पष्ट कर दूं कि मैं अडानी जैसे जितने उद्योगपति हैं उनके पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारे अडानी पैदा हों, ताकि इस देश की इकोनॉमी बहुत बढ़े, इस देश में लोगों को रोज़गार मिले, कोई भी अंडर रोज़गार न रहे, किसी बेरोज़गार कोई न रहे, और खूब लोगों को तनख्वाहें मिले। आप देख रहे हैं कि लोग कितनी कम कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, या मुफ्त में काम कराने के यहाँ फिराक में हैं लोग। तो जो बड़ी कंपनियाँ होंगी, तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि सेंट्रलाइजेशन ना हो, डिसेंट्रलाइज हो, यानी बहुत सारे अडानी पैदा हों। तो उस पर भी मैं बात करूंगा। इस देश की इकोनॉमी में अडानी का 9% हिस्सा है। तो इसलिए अडानी के पीछे जो लोग पड़े हुए कि उनको जेल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो मैं अभी बात करता हूं कि अडानी ने जो 23 जनवरी को अडानी की को जो एक न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने, जो SEC है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने अदालत में एक एप्लीकेशन डाली थी कि हम अडानी को और उनके भतीजे को सीधे नोटिस भेजने का हमको अनुमति दी जाए। तो उसके बाद 23 जनवरी को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत के जज को भेजे गए अडानी पक्ष की ओर से वकालत कर रही फर्म सुलिवन एंड क्रॉमवेल ने कहा है कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC के साथ इस बात पर समझौते पर चर्चा कर रहे हैं कि समन किस प्रकार से तामील किया जाए। वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया है कि जब तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है तब तक फैसला न सुनाया जाए। पत्र में यह नहीं बताया गया कि बातचीत क्या क्या चल रही है। तो भारत सरकार को बाईपास करने की SEC ने अनुमति मांगी थी। यह घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब SEC ने 2 दिन पहले अदालत के से अनुरोध किया था कि भारत सरकार को पूरी तरह दरकिनार कर समन ईमेल के माध्यम से या अडानी के अमेरिकी वकीलों के जरिए भेजने की अनुमति दी जाए। SEC का यह अनुरोध इसलिए आया है क्योंकि कानून एवं न्याय मंत्रालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत दो अलग अलग मौकों पर कानूनी दस्तावेज सौंपने से इनकार कर दिया। कानून मंत्रालय की आपत्तियां हैं। SEC द्वारा प्रस्तुत अदालत दस्तावेजों के अनुसार पहली बार मई 2025 में मंत्रालय ने यह कहते हुए समन लौटाया कि SEC के कवर लेटर पर स्याही से हस्ताक्षर नहीं थे और हेग कन्वेंशन के मानक फॉर्म में आधिकारिक मुहर नहीं लगी थी। इसके जवाब में SEC ने कहा कि हेग कन्वेंशन न तो कवर लेटर की आवश्यकता करता है और न ही मॉडल फॉर्म पर मुहर की। इसके बाद एजेंसी ने 27 मई को दोबारा अपना अनुरोध भेजा। SEC ने यह भी कहा कि यह नियमित रूप से अन्य देशों को बिना मुहर वाले ऐसे अनुरोध भेजती है और आमतौर पर उन्हें बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरी आपत्ति जो हमारे कानून मंत्रालय ने की थी कि 14 दिसंबर 2025 को SEC को कानून मंत्रालय से एक नई आपत्ति प्राप्त हुई। नवंबर 2025 में गौतम अडानी और सागर अडानी दोनों के मामले में भेजे गए पत्रों में मंत्रालय ने SEC की आंतरिक प्रक्रिया के नियम 5B का हवाला दिया। पत्र में कहा गया कि दस्तावेजों की जांच की गई है। प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग की अनौपचारिक एवं अन्य प्रक्रियाओं के नियम 5B के आलोक में यह पाया गया है कि उपरोक्त समन उक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है, इसलिए इसे वापस किया जाता है। इन पत्रों पर कानून मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग में उप विधिक सलाहकार कृष्ण मोहन आर्य
अनुभाग अधिकारी न्यायिक निरंजन प्रसाद के हस्ताक्षर थे। एसईसी की ने इसमें क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है? एसईसी ने अमेरिका जिला न्यायाधीश निकोलस जी गारोफिस को सौंपे गए अपने ज्ञापन कानून मंत्रालय के तर्कों को खारिज कर दिया। एसईसी ने कहा, इस आपत्ति का हेग कन्वेंशन में कोई आधार नहीं है, क्योंकि यहाँ संधि केवल समन तामील कराने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, न कि एसईसी के प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने के अधिकार को। एसईसी ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय कानून के तहत अन्य कोई विकल्प तरीका उपलब्ध नहीं है, और कहा, मंत्रालय की इस स्थिति को देखते हुए ऐसी को यह अपेक्षा नहीं है कि हेग कन्वेंशन के माध्यम से समन की तामील हो पाएगी। अब जैसे ये मामला आया वैसे शेयर बाजार में इसका बहुत बुरा असर हुआ, और एसईसी की याचिका से जुड़ी जानकारी सामने आई तो अडानी समूह की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई। विभिन्न कंपनियों के शेयर 3% से लेकर 15% तक गिर गए। इन पर आरोप क्या है? एसईसी ने 20 नवंबर 2024 को अडानी पक्ष के खिलाफ एक सिविल केस दायर किया था। एजेंसी का आरोप है कि $750 मिलियन के बॉन्ड इशू से जुड़े मामले में प्रतिभूति धोखाधड़ी की गई है। अमेरिकी निवेशकों से $175 मिलियन से अधिक की राशि जुटाई गई है। अडानी समूह ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया था। नई दिल्ली में कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया है। एसईसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम इस मामले में अपनी सार्वजनिक दाखिलियों से आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं शनिवार को जब अडानी पक्ष के लॉ फर्म सुलिवन और क्रॉम्लिन से संपर्क किया गया तो फर्म ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, और इसके बाद ये मामला अब इतना गर्मा है। तो ऐसा लगता है कि क्या ये मामला कोई ये खराब मोड़ पर जा रहा है, यानी अडानी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका ने ये घोषित कर दिया कि अडानी भगोड़ा है, या अडानी के कानून का तामील नहीं करें, या अडानी ने वाकई घोटाला किया है, तो जिस तरह से हमारी सरकार ने जो हमारे क्रिमिनल्स हैं जो विदेशों में रह रहे हैं उनका प्रत्यारोपण किया था, और प्रत्यारोपण जो समझौते हैं उसके हिसाब से वो भारत लाए गए, तो अगर अमेरिका इस जिद पर अड़े कि हमें अडानी का प्रत्यारोपण करना है तो मुश्किल खड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि इसी डर से अडानी को सलाह दी गई होगी कि आप कम से कम कानूनी प्रक्रिया में उसमें हिस्सा लें और अपना पक्ष रखें। तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में कह दिया कि हमारी बातचीत चल रही है और इसमें न करें। तो अब इसमें जो बातचीत है कि लोग ये कह रहे हैं कि अडानी को जेल जाना चाहिए या करप्ट है। ये देखिए, अडानी के उद्योगपति हैं और उनका इस देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी है उसमें 9% से अधिक का योगदान है। और अभी अडानी ने जो डावोस में अभी WEF की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि वो 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश और करेंगे। तो अभी अगर हम देखा जाए वित्त वर्ष 2024 में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी में अडानी समूह का योगदान 9% रहा है, और यह आंकड़ा मौजूदा कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड के आधार पर निकाला गया है, जिसमें बिजली, गैस, जलापूर्ति, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा खनन उत्खनन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश, अडानी समूह द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए भारी निवेश इस उपलब्धि के पीछे एक अहम कारण रही है। निफ्टी 50 कंपनियों के पूंजीगत व्यय कॉपेक्स में अडानी समूह की भागीदारी लगातार मजबूत रही है। वर्ष 2024 में अडानी निफ्टी 50 के कुल कैपेक्स में अडानी पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 14% रही, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में समूह के प्रभाव को दर्शाती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में निवेश, अडानी समूह के निवेश सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों जो PSUs हैं और निजी क्षेत्र की योजनाएं उन दोनों में फैले हुए हैं। और निफ्टी 50 PSU कैपेक्स में अडानी का पोर्टफोलियो 43% है, जबकि निफ्टी 50 निजी क्षेत्र में कैपेक्स 22% है। अडानी समूह की फ्री फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस FFO मॉडल इसकी आक्रामक निवेश रणनीति रीढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025 में समूह ने $8 अरब FFO दर्ज किए हैं। यह राशि अगले एक दशक में
प्रस्तावित 100 अरब डॉलर की निवेश योजना में लगभग 80 अरब डॉलर के निवेश को समर्थन देने में सक्षम मानी जाती है। भविष्य की नींव एफएफओ मॉडल भविष्य के निवेश के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है, जिससे अडानी समूह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अपनी नेतृत्वकारी स्थिति बनाए रखने में सक्षम है। समूह की निवेश योजना में विभिन्न प्रकार की योजनाएं शामिल हैं, जिसका उद्देश्य देश की क्षमताओं को मजबूत करना। इन परियोजनाओं से अब बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है, जिससे भारत की विकास यात्रा में अडानी समूह की भूमिका सुदृढ़ होगी। अभी डावोस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें स्पष्ट तौर पर अडानी समूह के चेयरमैन ने कहा कि भारत में वो 6 लाख करोड़ रुपया, यानी 6 लाख करोड़ रुपए का वो जो है निवेश करेंगे। और ये जो है 56वां जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी डावोस में हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है किस किस क्षेत्र में करेंगे। उन्होंने कहा कि एविएशन क्षेत्र में, एरोस्पेस इकोसिस्टम में इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा हम जो मुंबई, नवी मुंबई का आपको पता है इतना बड़ा जो उन्होंने ये एयरपोर्ट बनाया है वो है। और महाराष्ट्र में जो कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 3000 मेगावाट इंटीग्रेटेड एरोनॉस्टिक एयरपोर्ट है वो, और जो पंप सीवरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट 8700 मेगावाट का है वो भी वो स्थापित करेंगे। कोल गैसिफिकेशन इनिशिएशन का और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट क्षेत्र में, और जो सरकारी जो अन्य क्षेत्र में उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि जो कुछ राज्य में जैसे असम हुआ, झारखंड हुआ, इसमें महाराष्ट्र में और असम में, इसमें वो बहुत ज़्यादा निवेश करेंगे। कुल मिलाकर 6 लाख करोड़ का वो निवेश करेंगे। अब इसमें अगर हम बात करें कि अडानी जो है जो कितने लोगों को रोज़गार देते हैं, क्योंकि ये भी बात आती है कि भाई अडानी ने आखिर किया क्या है। तो अडानी ने जो टोटल जॉब है, ऐसे मोटे मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि पावर में, माइनिंग में, ग्रीन एनर्जी में, पोर्ट्स और जो अन्य क्षेत्र में है उनमें उन्होंने कई हज़ार लोगों को नौकरी दिया है। मोटे तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो नौकरियां हैं वो 25,000 तो उनकी प्रत्यक्ष नौकरियां हैं। और उसके अलावा जो अप्रत्यक्ष है, तो आप ये मान के चलेगी जो कंपनी इतनी बड़ी हो उसका कितना ज़्यादा रोज़गार होगा। तो मैं अडानी का उस पक्ष में पक्षधर हूँ कि वो देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे अडानी पैदा होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मुझे पता है कि आप जरूर आलोचना करेंगे, आप आलोचना करिए, लेकिन तर्क संगत कीजिएगा, और जो अनैतिक तौर पर या ऐसे जो असंवैधानिक बातें हो ऐसा न करिए। मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।